Hello and welcome to Serious Economics. Today we are going to cover growth and development, all important theories. Okay, so put your headphone and just listen to it. Definitely you will learn all the growth theories. Okay, so let's begin the class. Firstly, I have classified the all the theories into era and phases. Okay, and इन phases में कौन से की इकोनॉमिस्ट थे इनमें मैंने क्लासिफाई कर दिया है. तो पहले आता है क्लासिकल एरा जिसको हम 1776 से 1800 को क्लासिकल एरा बोलते हैं. ठीक है, तो उस क्लासिकल एरा में जो हमारे इकोनॉमिस्ट आते हैं वो स्मिथ आते हैं, रिकार्डो आते हैं, मार्क्स आते हैं. तो जब ये इकोनॉमिस्ट आते हैं तो इनकी थ्योरी भी आती है. ठीक, इसके बाद आता है 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी में हम सुंगपीटर को पढ़ते हैं. ठीक है, सुंगपीटर के बाद हम पढ़ते हैं कि फिर क्या कौन सा एरा आता है, पोस्ट वॉर एरा, जो कि 1950 से 60 में चलता है, जिसमें हेरल्ड डोमर, रोइंस्टन रोडान, नॉक्स, लुइस एंड नोट्स एंड हिट्समैन ये लोग अपनी थ्योरीज देते हैं. ठीक है, ये लोग अपनी थ्योरीज देते हैं और ये इकोनॉमिस्ट को पढ़े जाते हैं हम पोस्ट वॉर एरा में. ठीक है, फिर आता है पॉवर्टी ट्रैप थ्योरीज. ब्रॉडर जो पॉवर्टी ट्रैप थ्योरीज पे ही एक ब्रॉडर मतलब कह सकते हो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जिसपे लिविंगस्टन, मिडाल, नेल्सन ने अपने अपने अलग अलग थ्योरी दी है जिनका क्रक्स यही था, प्रॉपर्टी ट्रैप थ्योरीज. ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल पे किसने दिया है, तो स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल रेनिस, फी, हैरिस टेडोरो एंड ग्रस्क्रन ने. ठीक है, इन लोगों ने जो है स्ट्रक्चरल चेंज मॉडल दिया. फिर आता है पोस्ट कीन्सियन ग्रोथ. पोस्ट क्विंसियन ग्रोथ में कौन कौन आ जाते हैं इकोनॉमिस्ट, रॉबिन्सन आ जाता है, कैल्डर आ जाते हैं और कैल्की आ जाते हैं. ठीक है, कैल्की. पोस्ट किन्सन के बाद आते हैं न्यू क्लासिकल रिवोल्यूशन पे. न्यू क्लासिकल रिवोल्यूशन का जब फेस आता है तो सोलो आ जाते हैं, गोल्डन रूल आ जाता है एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर प्रोडक्शन वाला जो है ये सारी चीजें आ जाती हैं. मतलब ये कॉन्सेप्ट्स हैं गोल्डन रूल एंड टीएफपी और सोलो की थ्योरी, ये सब न्यू क्लासिकल रिवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं. फिर इंडिजीनियस ग्रोथ को हम 1980 टू 90s के इरा में इंडिजीनियस ग्रोथ थ्योरीज पढ़ते हैं जो कि एरो, रोमर एंड लुकस इन लोगों ने दी थी. ठीक है, फिर आता है टेक्निकल प्रोग्रेस टाइप. जैसे टेक्निकल प्रोग्रेस टाइप से रिलेटेड जो थ्योरीज आती हैं वो हिग्स, हेराल्ड, न्यूट्रल एंड कैपिटल आर्गुमेंटिव में देखते हैं. फिर मॉडर्न मेजरमेंट में देखोगे तो एमपीआई, एमडीजी और एसडीजी ये सारी चीजें मॉडर्न मेजरमेंट में आता है. अगर ओवरऑल हम इसको समझे ना तो ऐसे समझ सकते हैं कि पहले इकोनॉमिस्ट ने समझा कि ग्रोथ क्या है. ठीक है, तो ग्रोथ क्या है मतलब स्मिथ, रिकार्डो और मार्क्स. ठीक है, ये जो इकोनॉमिस्ट आते हैं ये समझते हैं कि ग्रोथ होता क्या है. ठीक है, फिर सुंगपीटर आते हैं. सुंगपीटर ने बोला कि ग्रोथ स्मूथ नहीं होता. ठीक है, ये अपना एक ओपिनियन देते हैं. पहले तो स्मिथ, रिकार्डो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रोथ क्या है, फिर सुंगपीटर आके बोलते हैं ग्रोथ जो भी है पर स्मूथ तो नहीं है. ठीक है, फिर सुंगपीटर के आने के बाद हेरोड आते हैं. हेरोड ने बताया कि ग्रोथ अनस्टेबल नहीं है. ठीक है, सब ग्रोथ क्या है ये नहीं बता रहे हैं बट मतलब क्या क्या फीचर है वो बता रहे हैं कि ग्रोथ स्मूथ नहीं है. हेरोड आते हैं तो बोलते हैं अनस्टेबल है ग्रोथ. ठीक है, फिर इकोनॉमिस्ट ने सोचा कि अच्छा ठीक है इतना तो ग्रोथ के बारे में पता चल गया लेकिन एक और बात पता कैसे चले कि जो पुअर कंट्रीज है वो डेवलप क्यों नहीं हो रही है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं रोडान और हिर्समैन. ठीक है, कि ये जो पुअर कंट्रीज हैं ये डेवलप्ड क्यों नहीं हो रही है. ठीक है, ग्रोथ के अलावा ये दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं. तो फिर आते हैं मिडाल और नेल्सन. ये बताते हैं कि प्रॉपर्टी ट्रैप के कारण जो है पुअर कंट्रीज जो है वो डेवलप नहीं कर रही हैं. ठीक है, फिर आते हैं लुइस आते हैं तो वो समझाते हैं कि ठीक है समझ में आ गया कि पॉवर्टी ट्रैप के कारण जो है पुअर कंट्रीज डेवलप नहीं हो रही हैं जो मिडाल और नेल्सन कह रहे हैं. और रोडान और हिस्मैन पूछ रहे हैं कि पुअर कंट्रीज डेवलप क्यों नहीं रही है. तो मैं बताता हूँ. तो लुइस जो इकोनॉमिस्ट है वो बोलते हैं कि डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछो कि डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है. ठीक है, तो लुइस ये पूछते हैं कि डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है. फिर सोलो आते हैं. सोलो ने बोला सिस्टम तो स्टेबल है बट टेक इम्पोर्टेंट है. ठीक है, सोलो एक सोल्यूशन देते हैं कि सिस्टम तो ठीक ठाक ही है पर हम लोग को टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है. ठीक है, फिर आते हैं हमारे फाइनली रोमर और लुकस. वो अपना कुछ लेके आते हैं तो वो बताते हैं कि टेक और ह्यूमन कैपिटल ही रियल ग्रोथ ड्राइवर है. ठीक है, तो इन लोग को लास्ट में आंसर मिलता है इतना सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछने के बाद कि रोमर और लुकस उन्हें आंसर दे पाते हैं कि ह्यूमन कैपिटल ही रियल ग्रोथ ड्राइवर है. ठीक है, तो इस तरह से आप माइंड में रख सकते हो ब्रॉडर पिक्चर. ठीक है, चलो नाउ अब हम समझते हैं कि क्लासिकल एरा जिसको हमने देखा 1776 से लेट 1800 में जितने हैं क्लासिकल एरा. ठीक है, इस क्लासिकल एरा का थीम क्या था,
फेस 1 जो है हमारे ग्रोथ का, उस ग्रोथ थ्योरीज का, उसमें थीम क्या था? तो थीम ये था कि दीज इकोनॉमिस्ट वर वॉचिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैपन इन फ्रंट ऑफ देम। देखो, कोई भी थ्योरी, कुछ भी रिसर्च होता है वो आपके अगल बगल के इन्वायरमेंट से ही आता है, ठीक है। तो उस वक्त सोचो कि जो क्लासिकल एरा था 1800 और 77, लेट 1800 और 76 के टाइम में, जिसमें ये इकोनॉमिस्ट आते हैं, स्मिथ, रिकार्डो एंड मार्क्स, तो उनके सामने क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था उनके सामने, ठीक है। और दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट पुअर कंट्रीज, वो पुअर कंट्रीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं इस वक्त। दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कैपिटलिज्म इटसेल्फ, ठीक है। तो कीवर्ड क्या है, ठीक है, याद रखना, कीवर्ड क्लासिकल एरा में जो इकोनॉमिक्स की थ्योरी जो भी आएगी ना, उनके इन्वायरमेंट से ही पनपी होगी। तो वो अपने इन्वायरमेंट में देख रहे हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे हो रहा है, ठीक है। और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो पुअर कंट्रीज का क्या होगा। उनके सामने अब सवाल ये है कि वो कैपिटलिज्म को खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटलिज्म क्या है। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा है तो कैपिटलिज्म ये कैसा अलग चीज पनप के आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद वो इसमें उस वक्त में अगर क्लासिकल एरा में थीम देखे तो क्या है कि ग्रोथ बट पेसिमिस्टिक एंडिंग, ठीक है, कि ग्रोथ तो है पर पेसिमिस्टिक एंडिंग है। पेसिमिस्टिक मतलब निगेटिव होता है, समझे? ओके, तो ये हो गया ओवरऑल क्लासिकल एरा का समरी। तो इसमें जो इकोनॉमिस्ट है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देख रहे हैं, वो पुअर कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे, कैपिटलिज्म को समझ रहे हैं, ठीक है। और वो ग्रोथ तो मानते हैं कि हो रही, बट पेसिमिस्टिक एंडिंग है उस ग्रोथ की, ठीक है। लेट्स मूव टू द एडम स्मिथ। तो हमने क्या पढ़ा कि स्मिथ, रिकार्डो एंड मार्क्स, ये जो एरा है इसमें ये इकोनॉमिस्ट आते हैं। तो पहला है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है वो थ्योरी देते हैं 1776 में, ठीक है। और इनका कोर आइडिया क्या था एडम स्मिथ का? तो एडम स्मिथ का कोर आइडिया था डिवीजन ऑफ लेबर, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ फीड इटसेल्फ थ्रू बिगर मार्केट, ठीक है। यही उनका कोर आइडिया था। मतलब एडम स्मिथ कहते थे कि, मतलब उनको प्रॉब्लम क्या दिखी? उनको प्रॉब्लम दिखी कि इकोनॉमिक ग्रो कैसे करती है, ठीक है। उन्होंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि इकोनॉमिक ग्रो कैसे करती है। तो उन्होंने फिर आंसर भी ढूंढा। तो उन्होंने कहा ग्रोथ का मेन सोर्स है डिवीजन ऑफ लेबर। तो ये हो गया इस थ्योरी का कीवर्ड, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो उन्होंने, एडम स्मिथ ने जब आंसर ढूंढा कि ग्रोथ का मेन सोर्स है डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा करना, ठीक है। फिर उन्होंने इस थ्योरी में एक्सप्लेन किया क्या, कि अगर एक आदमी पूरा काम करे, ठीक है, जैसे मान लो पिन बनाना, ठीक है, पिन बनाना या पेन बनाना, पेन बनाना, जो भी समझो, ठीक है। अगर एक आदमी पूरा काम करे जैसे पिन बनाना, तो टाइम ज्यादा लगेगा, आउटपुट कम होगा जब एक आदमी काम करेगा। लेकिन वहीं अगर काम डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो एक आदमी जो है वो कुछ निब बना लेगा, एक बॉडी बना लेगा, एक पैकिंग कर लेगा, ठीक है। तो सब फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और सब फास्ट होने के कारण क्या होगी? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। तो बेसिकली हमें इस थ्योरी से क्या पता चला कि वो कहना चाहते हैं कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है, और जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। ये एक सेल्फ री इन्फोर्सिंग साइकिल है। ओके, दैट इज व्हाट एडम स्मिथ थ्योरी अंडरस्टूड। यहाँ से आप देख सकते हो कि ग्रोथ फीड इटसेल्फ, ग्रोथ अपने आप को ही खुद को ही भोजन कराता है, समझो। खुद ग्रोथ अपने आप को भरता है। कैसे? बिगर इकोनॉमी, मोर स्पेशलाइजेशन, मोर आउटपुट, बिगर इकोनॉमी। मतलब पहले बड़ा इकोनॉमी कैसे बनता है? स्पेशलाइजेशन से। स्पेशलाइजेशन होगा तो आउटपुट आएगा, आउटपुट आएगा तो बड़ा इकोनॉमी बनेगा। ये एक साइकिल है ग्रो करने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एडम स्मिथ की थ्योरी। आई होप कोई भूलेगा नहीं इसके बाद, ठीक है। तो हमने एक इसमें इंपॉर्टेंट इनसाइट जो है मैं यहाँ स्क्रीन पे लिख देती हूँ। क्या? कि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एक तो पहला है कि हमको अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर डिवीजन ऑफ लिवर दिखे तो हम एडम स्मिथ पे जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इनका क्रक्स ये है, तो इनका कहना है कि इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। दूसरा ये कहते हैं अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम हमारी बढ़ेगी तो हम डिमांड भी करेंगे। तो अगर हम डिमांड करेंगे तो डिमांड करने से क्या होगा? स्पेशलाइजेशन भी होगा, ठीक है। ये है हमारे एडम स्मिथ की थ्योरी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। डेविड रिकार्डो। अब आते हैं हम डेविड रिकार्डो पे। तो डेविड रिकार्डो का कोर आइडिया क्या था? लैंड इज फिक्स्ड,
इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड इज फिक्स्ड, डेबिट रिकार्डो का। डिमिनिशिंग रिटर्न, रेंट राइजेस, प्रॉफिट फॉल्स, ग्रोथ स्टॉप्स, इवेंचुअली ग्रोथ स्टॉप्स। ओके, तो ये है डेविड रिकार्डो का की थीम, जो कि डेविड रिकार्डो की थ्योरी 1817 में आई है। ठीक है, 1817 में। इसमें कहते हैं कि लैंड फिक्स है, डिमिनिशिंग रिटर्न है, रेंट जो है वो बढ़ रहा है, रेंट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, प्रॉफिट फॉल हो रहा है, ग्रोथ जो है स्टॉप हो जा रहा है इवेंचुअली। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या दिया था, उन्होंने पहले एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि ग्रोथ हमेशा कंटिन्यू करेगी या रुक जाएगी। फिर उन्होंने आंसर दिया कि ग्रोथ इवेंचुअली रुक जाएगी। ग्रोथ कहाँ चली जाएगी, एक स्टेशनरी स्टेट पे। जब स्टेशनरी स्टेट पे चली जाएगी तो उनका लॉजिक क्या था, उनका लॉजिक ये था कि लैंड जो है वो फिक्स्ड है और बढ़ नहीं सकती है। ठीक है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो तो बढ़ रही है। ठीक है, तो फार्मर्स को पहले बेस्ट लैंड मिलती है, फिर एवरेज, फिर पुअर लैंड। ठीक है, ऐसे क्लासिफिकेशन होता है कि पहले फार्मर्स को बेस्ट लैंड मिल जाएगी जो होंगे, फिर एवरेज, फिर पुअर लैंड, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है। ठीक है, और लैंड तो फिक्स्ड है हमारी, वो तो बढ़ नहीं सकती, उतनी ही थी। तो जैसे जैसे ऑक्युपाई होती जाएगी वैसे वैसे उसकी जो क्वालिटी है डेटोरिएट होती जाएगी। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न फॉलो होगा। तो रिजल्ट क्या होगा कि हर एक्स्ट्रा लेबर जो है आउटपुट कम देता है। ठीक है, मतलब रिजल्ट क्या होगा कि हर एक्स्ट्रा लेबर आउटपुट कम देगा, और दिस इज, इसी को हम क्या कहते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि जो गुड लैंड जो है वो वैल्यूएबल होती जाएगी। समझ रहे हो, जो गुड लैंड है वो वैल्यूएबल होती जाएगी, और उसका फिर रेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, रेंट जो है वो बढ़ेगा, एंड प्रॉफिट जो है वो देखो, अगर रेंट अच्छे लैंड की बढ़ेगी तो प्रॉफिट तुम्हारी फॉल होगी ना, क्योंकि तुम आधा चंक तो इस पे खर्च करोगे। किसको नहीं, जो इनकम करेगा, जो अच्छा कमाएगा, वो तो अपने लिए अच्छी चीजें लेगा ना। तो वो अगर अपने कमाई में से ज्यादा चीज इस पे खर्च कर दे रहा है रेंट पे या अच्छी एक लैंड खरीदने में, तो उसकी प्रॉफिट जो है वो फॉल होगी। अगर उसकी प्रॉफिट फॉल होगी तो वो क्या करेगा कि इन्वेस्टमेंट कम करेगा, और इन्वेस्टमेंट कम करेगा तो क्या होगा, ग्रोथ जो है इवेंचुअली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ये है हमारा क्रक्स। ठीक है, लैंड के लिमिटेशन के कारण डिमिनिशिंग रिटर्न होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न के कारण प्रॉफिट फॉल हो जाता है, एंड ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। ठीक है, अब हम इस एक्सप्लेनेशन में कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं, कुछ है क्या। बस वही है जो मैंने बताया, बिकॉज गुड लैंड्स बिकम मोर एंड मोर वैल्यूएबल, सो रेंट राइजेस, कैपिटलिस्ट एंड वर्कर get squeezed, eventually profit falls, so the capitalists stop investing, growth just stop. Ricardo called this the stationary state, a depressing end point. Okay, let's move to the next. कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो आते हैं 1867 में। ठीक है, कार्ल मार्क्स 1867 में आते हैं। उनका कोर आइडिया क्या होता है कि कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉइट करता है लेबर को। ठीक है, और उनका ये कीवर्ड है कि पहले तो वो कैपिटलिज्म कहते हैं कि कैपिटलिज्म जो है एक्सप्लॉइट करता है लेबर को और रिप्लेस कर देता है वर्कर्स विथ मशीन्स। एंड फिर क्या होता है, अगर रिप्लेस हो गए वर्कर्स विथ मशीन्स, तो फिर क्या होता है, कोलैप्सेस इट्स ओन डिमांड, एंड फिर रिवोल्यूशन आता है। तो अब देखो इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन समझते हैं। तो मार्क्स जो है वो प्रॉब्लम एक आइडेंटिफाई करते हैं कि कैपिटलिज्म जो है सस्टेनेबल है या नहीं है। ठीक है, वो प्रॉब्लम अपने आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उनका वो आंसर मिलता है कि कैपिटलिज्म जो है अपने आप में कोलैप्स करेगा एक दिन। ठीक है, तो क्या वो लॉजिक क्या देते हैं इसके पीछे, तो कैपिटलिस्ट जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं, मशीन यूज करते हैं लेबर बचाने के लिए। ठीक, उसके रिजल्टेंट क्या होता है कि वर्कर कम हो गए। ठीक, इनकम वर्क की कम हो गई, वर्कर कम हो गए तो इनकम भी वर्कर्स की कम हो गई। और अगर इनकम वर्कर्स की कम हो गई तो लेकिन क्या होगा कि वर्कर्स ही गुड खरीदते हैं, याद रखो वर्कर्स ही गुड खरीदते हैं, तो डिमांड भी तो गिरेगी। इनकम अगर वर्कर्स की कम होगी तो डिमांड भी गिरेगी, तो फिर गुड सेल्स भी नहीं होगा, और इवेंचुअली फर्म क्या आएगी, क्राइसिस में आ जाएगी। और अगर क्राइसिस में आ जाएगी तो फाइनल आउटकम क्या होगा, फाइनल आउटकम ये होगा कि एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, रिवोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यही कार्ल मार्क्स का ओवरऑल आइडिया था कि कैपिटलिज्म अपनी डिमांड खुद डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, कैपिटलिज्म अपनी डिमांड खुद डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें हमें अगर कीवर्ड में याद रखना होगा तो क्या याद रखेंगे, तो हम सारी स्टोरी लाइन तो खुद ही ऐड कर लेंगे। तो हमें याद रखना है कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट्स करता है, पहले एक्सप्लॉइट करता है लेबर को।
ठीक है, लेबर को वर्कर्स को मशीन से रिप्लेस करता है, जिससे वर्कर की इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और इनकम के डिक्रीज होने के कारण ये अपनी डिमांड कम करते हैं, और डिमांड के कम कारण करने के कारण सेल कम होती है, और सेल कम होने के कारण कोई जो है क्या आता है, फर्म जो है क्राइसिस में चली जाती है, और फर्म के क्राइसिस में जाने के कारण क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगता है, और एक्सप्लॉयटेशन के कारण क्या होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के कारण क्या होगा, रिवोल्यूशन आ जाएगा। ठीक, चलो अब मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट पे। अब आते हैं फेज 2 पे, जो कि अर्ली 20th सेंचुरी है, 1911। ठीक, तो इसका फेज 2 का ओवरऑल थीम क्या था, जिसमें इसमें जितने भी आए थे हमारे इकोनॉमिस्ट, जो पहले मुझे एक ही सुम्पिटर ही फेज 2 में हम पढ़ेंगे, इसमें अर्ली 20th सेंचुरी में 1911। इनका थीम था कि ग्रोथ जो है वो स्मूथ नहीं है, ग्रेजुअल है, ठीक, धीरे धीरे होती है। इट इज वायलेंट एंड डिसरप्टिव, वायलेंट भी है एंड डिसरप्टिव भी है ग्रोथ। एंड एंटरप्रेन्योर को इन्होंने हीरो माना था, ठीक है, बिजनेसमैन को हीरो माना था इन्होंने। तो चलो पढ़ते हैं जोसेफ सुंगपीटर की क्या कहना है। तो सुंगपीटर कहते हैं कि इनोवेशन डिस्ट्रॉय ओल्ड इंडस्ट्रीज एंड क्रिएट न्यू वंस, एंड दिस इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ग्रोथ। ठीक है, वो ये है इनका कोर आइडिया कि इनोवेशन अपने ओल्ड इंडस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करता है, न्यू वंस को क्रिएट करता है, और ये क्या है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन ग्रोथ है। ठीक है, ओके, तो अगर हम एक्सप्लेनेशन समझें जोसेफ सुंगपीटर, तो वो कहते क्या थे कि उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि ग्रोथ स्मूथ होती है या सडन। ठीक, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई ग्रोथ जो है वो स्मूथ होती है या सडन, तो उन्होंने खुद ही आंसर निकाला कि ग्रोथ स्मूथ नहीं होती है, शॉक से होती है, मतलब शॉक मतलब अचानक होती है। ठीक है, शॉक से होती है। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ। ठीक, तो इसमें उनका आइडिया ये था कि इंटरप्रेन्योर जो है वो नई चीज लाता है, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मेथड, न्यू मार्केट। ठीक है, ये सिर्फ ऐड नहीं करता बल्कि पुरानी चीज को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें कि नेटफ्लिक्स आया, ठीक है, तो डीवीडी जो आती थी पहले, डीवीडी प्लेयर, वो खत्म हो गई। यूपीआई आया तो कैश यूजेस भी कम हो गया। ठीक है, खत्म नहीं हुआ पर कैश यूजेस कम हो गया। तो इसी को उन्होंने बोला क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। ठीक है, ग्रोथ जो है नए इनोवेशन से जो पुराने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, दैट्स इट। चलो मूव फॉरवर्ड करते हैं फेज 3 पे, पोस्ट वॉर डेवलपमेंट ईरा 1939 टू 1960। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है। तो इसका थीम क्या था, फेज थर्ड जो पोस्ट वॉर डेवलपमेंट था इरा 1939 टू 60, इसका मेन थीम ये था कि ये हुआ ही था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो तुम देखना जितने भी ये यहाँ पे इकोनॉमिस्ट आएंगे उनकी थ्योरीज में वर्ल्ड वॉर 2 या ऐसी चीजों का तुम्हें इन्वायरमेंट का असर मिलेगा। ठीक है, तो देखो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 ये थ्योरी आई थी। इसमें क्या है, कॉलोनीज बिकम इंडिपेंडेंट, जो कॉलोनीज है वो इंडिपेंडेंट हो रही थी। Why do these new countries stay poor despite wanting to develop? फिर इसमें मेन क्वेश्चन इस पोस्ट वॉर डेवलपमेंट एरा 1939 से 60 में जो चला 20 साल, उसमें यही क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे थे कि ये जो न्यू कंट्रीज हैं वो जो फॉर्म हुई हैं इंडिपेंडेंट होके कॉलोनीज से, ये क्यों मतलब गरीब हैं, जबकि ये चाहती हैं कि डेवलपमेंट हो इनका। ठीक है, ये डेवलप्ड हो। तो यहाँ पे आता है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वॉज ट्रूली बॉर्न एज ए सेपरेट फील्ड। ठीक है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलपमेंट इकोनॉमिक एक सेपरेट फील्ड प्रॉपरली बॉर्न होता है। ठीक है, तो उसमें पहले आते हैं इकोनॉमिक्स हमारे हैरड डोमर। ठीक है, फिर आते हैं पॉल रोइंस्टन रोडान, ड्रग्ने नर्क्स, आर्थर लुइस, ठीक है, एंड साइमन नूट्स एंड अल्बर्ट हिसमैन। ठीक है, चलो तो देखते हैं, और रॉस्टो भी हैं। तो देखते हैं पहला हमारा थ्योरी जो है हैरड डोमर की, जो कि 1939 में दी गई थी। हैरड एंड डोमर दो पर्सन है। हैरड ने 1939 में थ्योरी दी थी एंड डोमर ने 1946 में। इन दोनों का कोर आइडिया क्या था कि ग्रोथ जो है इक्वल किसके, सेविंग डिवाइडेड बाय कैपिटल आउटपुट रेशियो, सेविंग अपॉन कैपिटल आउटपुट रेशियो इनका कोर आइडिया था। ओके, बट दिस ग्रोथ पाथ इज डेंजरसली अनस्टेबल है। ठीक है, तो अब समझते हैं कहना क्या चाहते हैं ये लोग। तो हैरोड एंड डोमर, इन दोनों को कंबाइन मैं अभी इसमें देख रही हूँ। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की कि इकोनॉमी स्टेबल ग्रोथ मेंटेन कर सकती है कि नहीं।
ठीक है, मतलब इकोनॉमी स्टेबल ग्रोथ मेंटेन कर सकती है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने उनको आंसर मिला बहुत डिफिकल्ट है ये तो करना, ठीक है। तो इसके पीछे उनका लॉजिक क्या था? उनका लॉजिक ये था कि ग्रोथ जो है डिपेंड करती है सेविंग एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो पे, ठीक है। सेविंग और कैपिटल आउटपुट रेशियो पे जो है ग्रोथ डिपेंड करती है। और सेविंग क्या है? इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा, ठीक है। सेविंग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा। और कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या शो करता है? इफिशियंसी, ठीक है, कि कितनी कैपिटल में हम आउटपुट कितना प्रोड्यूस करते हैं, जितना मिनिमम कैपिटल में जितना मैक्सिमम आउटपुट उतनी एफिशिएंट हो आप, ठीक। ओके, सो उन्होंने लॉजिक दिया कि ग्रोथ जो है दो चीजों पे डिपेंड कर रही है, सेविंग और कैपिटल आउटपुट रेशियो पे, ठीक है। फिर उन्होंने फॉर्मूला भी दिया कि ग्रोथ इक्वल टू सेविंग अपॉन में कैपिटल आउटपुट। तो मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट चाहिए बैलेंस के लिए, ठीक है। तो अगर थोड़ा ज्यादा ग्रोथ होगा तो इन्फ्लेशन आ जाएगा, थोड़ा कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सिस्टम ये मानते हैं ऐसा कि सिस्टम जो ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं होगा, इसीलिए ग्रोथ का पाथ इन्होंने क्या कंसिडर किया? वेरी वेरी अनस्टेबल, जिसे उन्होंने क्या कहा? नाइफ एज इक्विलिब्रियम, जहां पे ग्रोथ का पाथ जो है बहुत अनस्टेबल है, ठीक। चलो नेक्स्ट आते हैं पॉल रॉइंस्टन रोडान, जो कि बिग पुश थ्योरी देते हैं 1943 में, ठीक है। तो पॉल रॉइंस्टन रोडान जो है बिग पुश थ्योरी देते हैं। इनका कोर आइडिया क्या होता है कि पॉवर्टी जो है इज ए कोऑर्डिनेशन फेलियर, ठीक है। नो वन इन्वेस्ट फर्स्ट बिकॉज एवरीवन वेट फॉर एवरीवन एल्स। इसके लिए उन्होंने सोल्यूशन देते हैं कि वन मैसिव साइमल्टेनियस पुश चाहिए, ठीक है। तो रिंस्टन रोडान जो बिग पुश थ्योरी 1943 में देते हैं, उनका मानना था कि पॉवर्टी जो एक कोऑर्डिनेशन में फेलियर है। कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है पहले, क्योंकि सब वेट करना चाहते हैं दूसरे का, ठीक है। तो इसीलिए वो सोल्यूशन देते हैं कि एक मैसिव चाहिए भाई, पुश चाहिए, साइमल्टेनियस पुश चाहिए, ठीक है। तो अगर इस थ्योरी की एक्सप्लेनेशन पे हम समझे तो इसमें ये है कि रोइंस्टन रोडान पूछते हैं कि पुअर कंट्रीज में इन्वेस्ट क्यों नहीं होता है। प्रॉब्लम उन्होंने सोचा कि पुअर कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होता, तो उन्होंने आंसर दिया क्योंकि कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एग्जांपल लो कि अगर तुम फैक्ट्री खोलते हो तभी चलेगी जब लोग खरीदेंगे, ठीक। लोग तब खरीदेंगे जब उनके पास इनकम होगी, और इनकम तब होगी जब फैक्ट्री होगी। तो ये पूरा सर्कुलर प्रॉब्लम है, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि ये होगा, वो सोच रहा है कि ये होगा, तो ये करेंगे, ठीक। तो सोल्यूशन क्या है कि सब सेक्टर में एक साथ इन्वेस्टमेंट हो और एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड पुश ही डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, ठीक। चलो फिर आते हैं रैगनर नर्क्स पे, जो कि बैलेंस ग्रोथ देते हैं 1953 में। रैगनर नर्क्स जो है बैलेंस ग्रोथ देते हैं 1953 में। और इनका जो क्या कोर आइडिया था कि स्मॉल 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 मार्केट, नो इन्वेस्टमेंट, लो इनकम, स्मॉल मार्केट, ब्रेक द सर्कल बाय ग्रोइंग ऑल सेक्टर साइमल्टेनियसली। कि स्मॉल मार्केट है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लो इनकम है, तो लो इनकम के कारण फिर स्मॉल मार्केट है, ये पूरा सर्कल ही है, पूरा साइकिल ही है। तो इस साइकिल को ब्रेक करो और ग्रो करो सारे सेक्टर को साइमल्टेनियसली। नक्स का कहना ये था। तो नक्स ने प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई किया कि मार्केट छोटा क्यों है। तो आंसर उनको मिला कि लोग पुअर है, डिमांड लो है। फिर उन्होंने इसके पीछे लॉजिक ये दिया कि लो इनकम के कारण लो डिमांड हो रही है, और लो डिमांड के कारण नो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नो इन्वेस्टमेंट के कारण फिर लो इनकम हो रहा है। मतलब ये एक तरह का वीसियस साइकिल है भाई। तो इन्होंने फिर एक सोल्यूशन भी उसका दिया कि ऑल सेक्टर को एक साथ ग्रो करना चाहिए। जब सब सेक्टर एक साथ ग्रो करेंगे तो मार्केट बनेगा। फिर आते हैं ऑर्थर लुइस एंड डुअल इकोनॉमिक मॉडल पे, 1954 में देते हैं। इनका क्या कहना था कोर आइडिया कि पुअर कंट्रीज हैव सरप्लस फार्म लेबरिंग अर्निंग, ठीक है। पुअर कंट्रीज हैव सरप्लस फार्म लेबर अर्निंग, सबसिस्टेंस वेजेस है उनके पास, ठीक है। मूव इट टू इंडस्ट्री एंड ग्रोथ फॉलोज ऑटोमेटिकली, ओके। सो जो क्या है डब्ल्यू आर्थर लुइस जो डुअल इकोनॉमिक मॉडल 1954 में देते हैं, इनका हमने आइडिया देखा कि ये कहते हैं कि पुअर कंट्रीज के पास सरप्लस फार्म लेबर अर्निंग सब्सटेंसेस वेजेस है, ठीक है। और ये क्या करें, मूव इट टू इंडस्ट्री एंड ग्रोथ जो है उनको ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी, ठीक है। यार अभी करें इसको कि नेक्स्ट वीडियो में, चलो कर लेते हैं। तो लुइस मॉडल जो है वो क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं कि डेवलप, वो भी यही प्रॉब्लम, इनका जो मेन थीम ही है कि डेवलपमेंट होता कैसा है, कैसे है, यही क्वेश्चन है। पर ये पूछते हैं लुइस मॉडल की डेवलपमेंट होता कैसे है प्रैक्टिकली, ठीक है। तो उन आंसर खोजते हैं कि लेबर शिफ्ट से होता है प्रैक्टिकली, ठीक है। फिर इसके पीछे वो आइडिया क्या देते हैं कि एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा लेबर है,
ठीक है, जो कि हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम सबने अगर माइक्रो अरे अपनी इंडियन इकोनॉमिक पढ़ी होगी 11th-12th में, तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कि उसकी जीरो प्रोडक्टिविटी होती है, 4 लेबर की जरूरत है खेत में, 5वां वो अपने आप आ रहा है, ठीक, तो उसकी कोई इनकम काउंट हो नहीं रही है। तो बस उसी की बात करें कि एग्रीकल्चर में एक्स्ट्रा लेबर है मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, और इंडस्ट्री में डिमांड है, ठीक। तो लेबर को शिफ्ट करो ना भाई, जब एक्स्ट्रा लेबर को क्यों घुसा रहे हो एग्रीकल्चर में, जब ये एक तरह का हिडन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, तो उसको लेबर को शिफ्ट करके इंडस्ट्री में डालो, और इंडस्ट्री इससे एक्सपेंड करेगी, प्रॉफिट री इन्वेस्ट होगा और ग्रोथ एक्सेलरेट होगा। मींस डेवलपमेंट कैसे होगा, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में लेबर ट्रांसफर करो। दैट इज आर्थर लुइस डुअल इकोनॉमी मॉडल फॉर of 1954. Okay, let's move to the further. I think we will do it in a next video. Okay. हिस्मैन की एक कर लेते हैं, हिस्मैन, क्योंकि बैलेंस ग्रोथ पढ़ा है तो मुझे लगता है अनबैलेंस ग्रोथ को भी याद रखना जरूरी है। बैलेंस ग्रोथ नहीं, अभी नहीं पढ़ा है, ओके सॉरी, हम नेक्स्ट वीडियो में अब कंटिन्यू करते हैं।